Info for patient. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर महबूब आलम चिश्ती है। मैं जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ क्वींस मेडिकल कॉलेज में, और मेरी शाम की प्रैक्टिस जो है वो एहसान मुमताज़ हॉस्पिटल में है 6 से 8 बजे तक। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जिस्म पर गिल्टियाँ, यानी जिसको इंग्लिश में हम लम्प्स एंड बम्प्स भी कहते हैं। जिस्म पे गिल्टियों की बहुत सारी वजूहत हैं जिनमें हम ये डिस्कस करेंगे कि उसके बनने की वजूहत क्या हैं और उसके बाद उसकी तशख़ीस के लिए क्या करना चाहिए और फिर उसकी ट्रीटमेंट क्या है। जिस्म पर गिल्टियाँ बनने की क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? जी, जिस तरह मैंने गुजारिश की है कि जिस्म पे गिल्टियों की मुख्तलिफ नौइयत की गिल्टियाँ हो सकती हैं जिस्म पे। अब एक किस्म है वो है चर्बी की गिल्टियाँ। जिस तरह जिसमें अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया हुआ है वो स्किन के नीचे जो है वो चर्बी है, फैट है, तो फैट के अंदर वो फैट जब इकट्ठी होके और वो स्वेलिंग बनाती है तो उसको हम लाइपोमा कहते हैं। तो लाइपोमा बहुत कॉमन है, ऐसी जगह जिस्म पे जहाँ पे फैट है वहाँ पे लाइपोमा कॉमन है, और जहाँ पे फैट कम है वहाँ पे उस तरह की स्वेलिंग डेवलप होती है जो स्किन के अंदर होती है, यानी वो फैट से ऊपर है। और स्किन के अंदर जिसमें बाल भी हैं, जिसमें पसीने के गुदूद भी हैं, जिसमें जो रतूबतें खारिज होती हैं, सीबम खारिज करने के लिए ग्लैंड जो स्पेशियस ग्लैंड्स भी हैं, तो उनकी जो स्वेलिंग्स है वो भी डेवलप होती हैं और उसको हम कहते हैं स्पेशियस सिस्ट। यानी वो जो सिस्ट है वो बेसिकली स्पेशियस ग्लैंड की जो डक्ट होती है जो स्किन पे आके खुली होती है, वो जब ब्लॉक होती है तो वो नीचे जो ग्लैंड है वो फूल जाता है जिसको हम स्पेशियस ग्लैंड कहते हैं। और ये जो स्पेशियस ग्लैंड सिस्ट है ये भी काफ़ी कॉमन है। तीसरी जो आम रीज़न है वो खुदा न खासा इनमें यानी लाइपोमा में और स्पेशियस ग्लैंड सिस्ट में या कुछ और जो स्ट्रक्चर्स हैं, जिस तरह नीचे मसल्स भी हैं, नर्व्स भी हैं, वेसल्स भी हैं, बोन्स भी हैं, तो हर जो ऑर्गन है, हर जो स्ट्रक्चर है वहाँ से वो गिल्टी डेवलप हो सकती है, जो यानी बेज़रर भी हो सकती है और बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी हो सकती है। यानी जिस तरह हम लाइपोमा और स्पेशियस सिस्ट की बात कर रहे हैं वो बेनाइन डिजीज़ हैं, और जो कैंसर है जो ख़तरनाक भी हो सकता है उसमें फिर इन्हीं का कैंसर भी बन सकता है, जैसे लाइपोसार्कोमा है। स्पेशियस सिस्ट के बाद जो ट्यूमर्स बनते हैं वो वाले हैं। मसल से अगर ट्यूमर निकले तो उसमें बिनाइन भी है, मैलिग्नेंट भी है, लियोमायोमा, लियोमायोसार्कोमा। इस तरह जो वेस्कुलर ट्यूमर्स हैं यानी जिस तरह एन्यूरिज्म्स हैं, ठीक है, और उस तरह एंजियोसार्कोमाज हैं, ठीक है, इस तरह बोन से जो ओरिजिनेट होते हैं वो ऑस्टियोमाज, ठीक है, ऑस्टियोसार्कोमाज। यानी ये डिफरेंट टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जो डेवलप होती है और फिर वो ठीक नहीं होती या वो किसी हवाले से तंग कर रही है तो फिर उसके लिए कंसल्ट करना ज़रूरी हो जाता है। सर, क्या हर गिल्टी खतरनाक हो सकती है? नहीं, मैंने जैसे अभी गुजारिश की है कि अगर गिल्टियों को एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डिवाइड करें तो एक बिनाइन है और एक मैलिग्नेंट है। तो बिनाइन जो है वो गिल्टी कहीं भी हो, जैसे फीमेल पेशेंट आती है और उसकी ब्रेस्ट में गिल्टी है, तो जो नॉन मैलिग्नेंट होगी, बिनाइन होगी, उसको वो ख़तरनाक नहीं है, जिस तरह फाइबर एडिनोमा है। और इस तरह ब्रेस्ट में अगर गिल्टी है और वो ख़तरनाक वाली है तो वो ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। तो इसी तरह जिस्म पे जो गिल्टी है वो बिनाइन है तो लाइपोमा है, और लाइपोमा अगर बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हो और उसमें कुछ वजूहात की बिना पे कुछ चेंज आ जाए तो वो लाइपोसार्कोमा या कैंसर में भी बदल सकता है। तो वो ख़तरनाक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये कंसल्टेंट सर्जन है जो कंसर्न डॉक्टर है उसको मिलने पे ही ये डिसाइड हो सकता है। सर, गिल्टी को चेक करवाने के लिए किस वक्त डॉक्टर से रजू करना चाहिए? गिल्टी की अपनी अलामात है, मतलब अगर एक ऐसी गिल्टी है जो आर्म पे है या फोर आर्म पे है, जिस तरह मैं कह रहा हूँ लाइपोमा है या स्पेशियस सिस्ट है, और वो प्रॉब्लम नहीं कर रही तो उसको चेक ना भी कराया जाए तो मेरा ख्याल गुजारा हो सकता है। लेकिन कुछ पेशेंट अपना शक दूर करने के लिए वो आते हैं और आके डिस्कस करते हैं जी इसकी वजह क्या है और इसको हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक कॉन्शियसनेस है जो डेवलप होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर उसके वजह से अलामात डेवलप हो रही हैं, यानी अगर वो नर्व के पास है या नर्व इन ओरिजिन है तो वो हाथ में नमनेस भी कर सकती है, पेन भी कर सकती है, मूवमेंट में भी पेनफुल हो सकती है, तो उसमें फिर थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम क्या हो रही है। और अगर गिल्टी की वजह से प्रेशर आ रहा है, पेट की दीवार के अंदर गिल्टी है और थोड़ी डीप है, तो वो पेट के जो ऑर्गन है उस पर भी प्रेशर डाल सकती है। और इसी तरह फर्ज करें वो गिल्टी थायराइड के अंदर है, ठीक है, और थायराइड का प्रेशर जो है वो ट्रिकिया पे या एसोफेगस पे आ रहा है, तो फिर खुराक की नाली में यानी रुकावट भी हो सकती है और सांस भी फूल सकता है। तो अगर उसकी वजह से अलामात शुरू हो गई है, अब स्पेशियस सिस्ट जो है वो इन्फेक्शन भी हो सकती है, ठीक है। स्पेशियस सिस्ट जब इन्फेक्ट होती है तो ज़ाहिर है वो पेनफुल बहुत ज़्यादा होगी, उसके लिए बुखार होगा, वो जगह रेड हो जाएगी, और वो यानी पहले जिस तरह वो एसिम्प्टोमेटिक थी, साइलेंट थी, अब वो साइलेंट नहीं रही।
तो इन सारी अलामात की सूरत में फ़ौरन जो है वो रब्ता करना चाहिए। जो उसके कंसर्न डॉक्टर है वो जनरल सर्जन ही होता है। कि गिल्टी को चेक करने के लिए कौन से टेस्ट करवाना ज़रूरी होते हैं? सबसे पहले तो जब आप सर्जन से मिलेंगे, ठीक है, या अपने फिजिशियन से, तो वो फिज़िकली उसको देखेगा, यानी उसको उसमें हम जो मेथड्स है, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन, तो उस मेथड से फिर वो चेक करेगा कि कहाँ पे है, कितना बड़ा साइज़ है, सॉफ्ट है या हार्ड है, डिपेंडिंग ऑन बहुत सारे फिजिकल साइंस होते हैं, उसको देखते हुए वो डिसाइड करेगा कि ये तो पहला तरीका है जो फिजिकल एग्जामिनेशन है, और उसमें आप असेस कर लेते हैं कि इस तरह की लग रही है। दूसरा जो तरीका है वो अल्ट्रासाउंड, यानी कुछ गिल्टियाँ ऐसी हैं जो जिसमें पानी होता है, जिस तरह गैंग्लियन है। गैंग्लियन वो गिल्टी होती है जो बेसिकली नर्व की जो लेयर्स हैं, टेंडन की, नर्व्स के साथ टेंडन्स हैं, जो मूवमेंट होती है उंगलियों की, तो टेंडन्स की जो शीट है उसके अंदर से डेवलप होती है और उसके अंदर पानी होता है। तो जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो उसमें वो बता देता है कि किस तरह की, इसके अंदर फैट है, इसके अंदर पानी है, ये सॉफ्ट है या हार्ड है, वो सारे फीचर्स बता देते हैं। तो एक तो अल्ट्रासाउंड। तीसरा जो टेस्ट है वो बेसिकली जिसको आम जुबान में सुई वाला टेस्ट कहते हैं, तो FNAC है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी है। FNAC जो है वो काफ़ी सारी गिल्टियों में बड़ी हेल्पफुल होती है। वो एक छोटा सा ब्रिक होता है जिस तरह इंजेक्शन है, और वो फिर स्लाइड पर रख के माइक्रोस्कोप में देख लेते हैं, तो वो डिसाइड कर देता है लाइपोमा है, सेबेशियस सिस्ट है, या खुदा ना खासा कोई कैंसरस स्वेलिंग है। और अगर उससे भी ना डिसाइड हो तो फिर वो ट्रू कट बायोप्सी है। ट्रू कट बायोप्सी एक नीडल होती है, ट्रू कट नीडल है, उससे वो आप अंदर नीडल डालते हैं, उसका टिश्यू लेते हैं, अंदर का टिश्यू जो गिल्टी के अंदर होता है, और उसको चेक कराने से वो 100% कन्फर्म हो जाता है कि उसकी नेचर क्या है। तीसरा ऑप्शन जो तशखीस का वो ये है कि आप उसकी ओपन बायोप्सी कर लें, यानी थोड़ी सी जगह सुन करें और उसको थोड़ा सेंसीन दें, और उसके बाद उस टिश्यू को निकाल लें, तो दिस इज़ कॉल्ड ओपन बायोप्सी। उसका मकसद भी सेम है, सेम लाइक जो ट्रू कट बायोप्सी है, कि तशखीस हो जाए जब समझ नहीं आ रही कि उसकी वजह क्या है। और उसके बाद जो एक तरीका ये भी हो सकता है, जिस तरह गर्दन में लिम्फ नोड्स हैं तो वो भी गिल्टियों के अंदर ही शामिल होते हैं, तो वो लिम्फ नोड आप पूरा निकाल दें और फिर भेज दें, तो उसको एक्सचेंज बायोप्सी कहते हैं। अगर आप उसको एक और तरीके से उसका स्प्रेड देखना चाहते हैं कि उसका कैंसर है कहाँ पे है, तो फिर CT स्कैन, MRI, ये भी मेथड्स हैं जो उसको कन्फर्म कर सकते हैं। सर, क्या तमाम गिल्टियाँ कैंसर में तब्दील हो सकती हैं? इसका जवाब है यस, लेकिन उसकी ड्यूरेशन डिफरेंट हो सकती है। यानी अगर लाइपोमा है तो बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग लाइपोमा बढ़ा रहे, तो 5 years एंड years, 25-30 years, तो फिर उसके बाद उस पर चांसेस होते हैं कि वो कैंसर में डेवलप हो जाए। अब सेबेशियस सिस्ट जो है उसके कैंसर में चेंज होने के चांसेस लाइपोमा से कम है, और बाकी जो फाइब्रोएडिनोमा है उसमें भी, जो ब्रेस्ट में गिल्टी है फीमेल ब्रेस्ट में, तो उसमें भी चांसेस होते हैं बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग फाइब्रोएडिनोमा में कि वो कार्सिनोमा ब्रेस्ट में चेंज हो जाए। नॉट एवरी स्वेलिंग, लेकिन बहुत सारी स्वेलिंग हो सकती हैं। बाज़ पेशेंट ये समझता है कि जो पेनलेस गिल्टियाँ आमतौर पर कैंसर की होती है, यानी कैंसर उस वक्त सिम्टम्स आएंगे जब उसका साइज़ बढ़ेगा। कैंसर का मतलब यह है कि वो जो सेल्स हैं स्वेलिंग के, वो बेसिकली एब्डोमिनल उसकी ग्रोथ हो रही है, सेल बढ़ रहे हैं, तो जब वो बढ़ रहे होंगे तो उसमें उसके प्रेशर सिम्टम्स भी आएंगे, साइडों पे जो भी स्ट्रक्चर होंगे उसको प्रेशर आएगा। दूसरा ये है कि वो पेनलेस उस वक्त तक वो नर्व्स को इन्वॉल्व नहीं करता कैंसर। जब वो नर्व्स को इन्वॉल्व कर लेगा तो नर्व पेन जो है वो अपनी जगह मौजूद है, वो तो उसी तरह रहती है, तो वो की पेन हो सकती है। और अगर कैंसर नहीं है, दूसरी गिल्टी है, तो वो यूजुअली पेनलेस होती है जब तक कोई इन्फेक्ट ना हो जाए। जैसे जो सेबेशियस सिस्ट अगर इन्फेक्टेड हो जाए तो वो बहुत पेनफुल हो जाती है। गिल्टियाँ किसी मेडिसिन से ख़त्म हो सकती हैं? एक गिल्टी की टाइप जो है ना वो तो पायाजेनिक ग्रैनुलोमा है। पायाजेनिक ग्रैनुलोमा एक ऐसी स्वेलिंग है जो थोड़ी सी चोट लगी, वहाँ पे इन्फेक्शन हुई और दाना से बन गया। जो थाउजेंड्स ऑफ टाइप्स हैं स्वेलिंग्स की या लम्स एंड बम्स की, उसमें इसको अगर आप ट्रीट करें और एंटीबायोटिक दें, थोड़ी सी हल्का सा उसको ड्रेसिंग वगैरह करें, तो वो ठीक हो जाता है। तो इसलिए बहुत डिफरेंट टाइप्स हैं, मिन्यूट स्वेलिंग्स हैं, वो मेडिसिन से ठीक हो जाती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी गिल्टी है जो उसको मेडिसिन से ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए जो मर्जी भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर लें वो ठीक नहीं होगी। सर, खून के टेस्ट से गिल्टी की बीमारी का पता लगाया जा सकता है? इन्फेक्शन की बात करते हैं ना, इन्फेक्टेड सेबेशियस सिस्ट, तो आप CBC कराएंगे तो उसमें इन्फेक्शन के सेल ज़्यादा होंगे, तो उसका मतलब ये है कि वो इन्फेक्शन है उसके अंदर। और इसी तरह कुछ कैंसर ऐसे हैं जिसमें आप ब्लड का टेस्ट करें तो वो कैंसर के जो उसको ट्यूमर मार्कर्स कहते हैं, तो ट्यूमर मार्कर्स अगर करें तो वो बड़े होंगे, तो वो ट्यूमर मार्कर्स जो है वो इस चीज़ को शो करते हैं कि ये कैंसर की
वो गिल्टी है, तो किसी हद तक हम उसको कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। सर क्या ऐसी गिल्टियाँ होती हैं जो खुद ब खुद ही गायब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं? बहुत कम, मतलब ये जिस तरह मैं कह रहा था गैंग्लियन है, तो गैंग्लियन एक ऐसी स्वेलिंग है जो टेंडन की लेयर्स में होती है। अगर वो अभी छोटी है तो जब मूवमेंट आप उसकी यानी सीधा करेंगे, अगर रिस्ट जॉइंट पे है तो उसको ऐसे ऊपर करेंगे यानी हाइपर एक्सटेंशन करेंगे तो गायब हो जाएगी। अगर उसको फ्लेक्शन करेंगे तो वो प्रोमिनेंट हो जाएगी। तो ये और जो वेस्कुलर स्वेलिंग्स हैं, वेस्कुलर स्वेलिंग्स अगर वेसल्स वो हो रही हैं और वेसल की जो थ्रिल है वो आ रही है, तो वो बेसिकली वो जैसे जैसे बढ़ेगी वो उसका साइज प्रोमिनेंट होता जाएगा। लेकिन वो बहुत कम ऐसी हैं गैंग्लियन के अलावा जो डिसअपेयर हो जाए। हाँ, हर्निया अगर आप बात करें तो हर्निया भी स्वेलिंग में से एक स्वेलिंग है जिसको लम्प्स एंड बम्प्स में तो नहीं करते, लेकिन जब पेशेंट लेटता है तो हर्निया गायब हो जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्वेलिंग है जो डिसअपेयर हो सकती है। सर क्या हर गिल्टी को ऑपरेशन के जरिए निकालना ज़रूरी होता है? कुछ गिल्टी ऐसी हैं जिसमें से अगर आप पानी निकाल दें तो बैठ जाती है। मसलन मैं अगेन गैंग्लियन की बात ही करूँगा। गैंग्लियन में जो फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड, अगर आप उसको निकालें मतलब पानी से उस नीडल से एस्पिरेट करें तो वो बैठ जाती है, लेकिन उसमें दोबारा बनने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। 2 से 3 दफ़ा अगर आप करेंगे और बैठ गई तो फिर शायद उसकी ज़रूरत ना पड़े। बात का ये है कि उसको एस्पिरेट करने के बाद उसमें स्टीरॉयड इंजेक्शन भी लगाया जाता है जिसकी वजह से वो बैठ जाती है। लेकिन अल्टीमेट जो सोल्यूशन है फाइनल वो उसको ऑक्सीजन ही है। सर बाज़ पेशेंट ये समझते हैं कि जिस तरह आपने ट्रू कट बायोप्सी का जिक्र किया, जब नीडल जाती है तो वो अगर खुदा न खास्ता कैंसर हो तो कैंसर फैलने का खदशा होता है। ये इस बात में किस हद तक से चाहिए? बेसिकली ये है कि अगर वो कैंसर की गिल्टी इस तरह का शक है जो स्किन के ऊपर है, तो वो जिस जगह से आप बेसिकली उसकी FNAC या ट्रू कट करते हैं वो हिस्सा जब आप उसको एक्सरसाइज करेंगे तो वो हिस्सा उसके निकालने में शामिल होना चाहिए। ये बेसिकली रूल है। अगर आप नॉन कैंसर है तो फिर उसको आप उस हिस्से को ना भी निकालेंगे, गिल्टी निकाल दे तो फिर भी गुजारा हो सकता है। सर गिल्टी निकालने का अमल किस हद तक महफूज होता है? ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को जिसकी गिल्टी आप निकाल रहे हैं उसको और क्या इश्यूज़ हैं। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जो डायबिटिक भी हैं, हाइपरटेंसिव भी होते हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं, ब्लड थिनर्स भी ले रहे हैं, कुछ ड्रग्स को वो एलर्जिक भी हैं, ठीक है। तो सारी हिस्ट्री लेनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये है कि उसकी शुगर कंट्रोल हो, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो। शुगर कंट्रोल नहीं होगी तो जख्म ख़राब होने के चांसेस हैं। अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं तो ब्लीडिंग के चांसेस हैं। अगर वो ब्लड थिनर ले रहा है, आपने बंद नहीं की तो ब्लीडिंग बंद नहीं होगी, जैसा लोप्रिन है या क्लोपिडोग्रिल है। अगर आपने ड्रग सेंसिटिविटी या उसकी एलर्जी की हिस्ट्री नहीं ली तो पेशेंट जो है वो ड्रग रिएक्शन में जा सकता है जो बड़ा डेंजरस भी हो सकता है। जो गिल्टी निकालते हुए आप लोकल लगाते हैं यानी सुन करते हैं ज़ाइलोकेन या ब्यूपिकेन, उसका अपना रिएक्शन बहुत सीवियर होता है और उसकी डोज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एज एंड वेट एंड बॉडी साइज, ठीक है। तो उसके ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके फिर आप सारी चीज़ यानी माइनर प्रोसीजर अगर है लोकल में आप उसको निकाल लें, लेकिन उसके लिए हर चीज़ की हिस्ट्री लेना, उसको प्रिकॉशन करना ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आप GA में कर रहे हैं, जनरल एनेस्थीसिया में, स्पाइनल में, तो उसके अपने रिस्क हैं। तो कोई चीज़ सर्जरी जो है वो 100% सेफ तो नहीं होती। हर सर्जरी की कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। सर एक दफ़ा जब सर्जरी करके गिल्टी निकाल दी जाती है तो किस किस्म की गिल्टियों का दोबारा बनने का खदशा होता है और किस किस्म की गिल्टियाँ दोबारा नहीं बनती? वही स्पेक्ट्रम है, बिनाइन और मैलिग्नेंट। और अगर बिनाइन है तो उसके दोबारा बनने के चांसेस तो बिल्कुल नील है, ठीक है। हाँ, अगर आपने उसका कोई पोर्शन छोड़ दिया है, जैसे स्पेशियसिस निकाल लें और उसको आपने जो उसकी लेयर्स हैं वो छोड़ दी हैं तो वो दोबारा रीग्रोथ हो सकती है। और अगर लाइपोमा आधा निकाला है और छोड़ दिया है तो वो दोबारा रीग्रो कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो दोबारा बनने के चांसेस हैं वो मैलिग्नेंट वाले में। अगर मैलिग्नेंट स्वेलिंग है और आपने वो सारी प्रोटोकॉल के मुताबिक जो उसको पहले उसको डायग्नोज करें, फिर उसकी डायमेंशंस देखें, CT स्कैन, MRI, स्टेजिंग सारी करके फिर उसको निकालें, तो अगर आपने पूरा उस तरह एक्सरसाइज नहीं किया, ऑक्सीजन इनकम्प्लीट है, तो उसके दोबारा बनने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अगर किसी के जिस्म पर मल्टीपल गिल्टियाँ हो, बहुत ज़्यादा गिल्टियाँ हो, तो उसका क्या तरीकाकार है? उसका बहुत ज़्यादा मल्टीपल गिल्टियाँ हों तो उसका बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो बिनाइन है यानी वो मैलिग्नेंट है, वो नुकसानदेह नहीं है। और उसको निकालने का जो क्राइटेरिया होता है वो वेट एंड सी है। यानी फर्स्ट करें जिसमें पे 10 गिल्टी हैं और उसमें से एक ऐसी है जो प्रोमिनेंट है तो फोरहेड पे है, तो उसको निकालने की जो इंडिकेशन होगी वो कॉस्मेटिक्स ज़्यादा है, कॉस्मेसिस एज कम्पेयर टू के वो प्रॉब्लम कर रही हो। अब इसी तरह ये है कि अगर स्कैल्प पे एस्बेशियस सिस्ट है तो मरीज कंघी कह रहा है तो उसको उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है
एज कम्पेयर टू कि वो नज़र आ रही है। तो इसी तरह जो गिल्टी सिम्टोमेटिक हो, कॉस्मेटिकली तंग कर रही हो, जिसका साइज बढ़ रहा हो, जो पेनफुल हो रही हो, जो पेशेंट को प्रॉब्लमेटिक फील हो रही हो, उसको हम कहते हैं निकलवा दें। जो तंग नहीं कर रही, जो बाजू पे है, शर्ट के अंदर है, शर्ट पहनी हुई है, पेट पे है, तो सब कुछ छेड़ने की उस तरह ज़रूरत नहीं होती। दूसरी इंडिकेशन ये है कि अगर एक गिल्टी बहुत तेज़ी से बढ़ी है और उसमें दो ही चांसेस हैं, या तो उसमें कोई मेलिग्नेंट चेंज आ गई है या ब्लीडिंग हो गई है, और अगर कोई इन्फेक्ट हो गई है, जिस तरह स्पेशियस सिस्ट, इन्फेक्टेड स्पेशियस सिस्ट है, तो फिर उसमें उसको निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर गिल्टी का साइज तेज़ी से बढ़ रहा तो क्या करना चाहिए? हाँ, वो उसमें ज़्यादा कॉन्शियसनेस, जिसने अभी गुजारिश की, ज़्यादा ये ज़रूरी है, क्योंकि उसका मतलब है या तो अंदर ब्लीडिंग हो गई है या फिर उसमें कैंसर की चेंज आ गई है। तो उसमें फ़ौरन सर्जन को कंसल्ट करें, उसकी तशख़ीस करें और फिर उसकी जो फौरी मैनेजमेंट उसके मुताबिक बनती है वो होनी चाहिए। सर, बच्चों में होने वाली गिल्टियाँ आमतौर पर किस वजह से बनती हैं? बच्चों में जो सबसे कॉमन गिल्टी है ना, वो गर्दन की जो गिल्टी हैं, वो जिनको हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। तो लिम्फ नोड बहुत कॉमन है, ठीक है। लिम्फ नोड्स की बढ़ने की फिर आगे वजूहत हैं, या तो वो वायरल है या बैक्टीरियल है, यानी इन्फेक्शन की वजह से है, या वो टीबी की इन्फेक्शन की वजह से है, जो जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस लिम्फोडेनेटिस कहते हैं। और बहुत कम बच्चों की गिल्टियाँ जो गर्दन की लिम्फ नोड्स ऐसे हैं जो लिम्फोमा और ल्यूकीमियाज उसकी वजह से बनते हैं। तो बच्चों में भी थोड़ा सा डिफरेंस के साथ उसी तरह ही कॉन्शियस होना चाहिए, बल्कि ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो कम एज है कि उसको जल्दी तशख़ीस हो और उसकी जल्दी मैनेजमेंट। क्या हार्मोन की तब्दीलियाँ भी जिस्म में गिल्टियाँ की वजह बन सकते हैं? हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा जो है वो फीमेल में ज़्यादा कॉमन है, और उसमें जो है वो बहुत सारी गिल्टी ऐसी होती हैं जो हार्मोनल चेंजेस के मुताबिक जो है वो तो हो सकती हैं, लेकिन वो ज़्यादा जिस तरह ब्रेस्ट की मैंने गुजारिश की है, फाइब्रोएडेनोमा जो है वो हार्मोनल चेंजेस से ही बन रहा होता है। तो जैसे जिस तरह एस्ट्रोजन फैक्टर जो है वो प्रोजेस्टेरॉन है और उस हो रही है फ्लक्चुएशन, एनल फ्लक्चुएशन है जो डेली की है, तो उसमें फिर उसमें साइज़ में चेंज है। साइकिल्स ड्यूरिंग साइक्लिक पीरियड वो प्रोमिनेंट हो जाता है, और जब ओवर होते हैं तो थोड़ा सा बैठ जाता है। इस तरह की जो चेंजेस वो आ सकती हैं। जिस्म पर बार बार गिल्टी बनने का मतलब कोई संगीन बीमारी हो सकता है? कि अगर वो कैंसर की गिल्टी है, ठीक है, तो वो इस चीज़ को शो जो बार बार बन रही है, वो या तो सर्जरी की इनएडिक्वेसी है, या फिर ये है कि उसके अंदर कोई ऐसी डेंजरस चीज़ है जिस वजह से बार बार हो रही है, तो उसको कंप्लीट वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। क्या घरेलू इलाज या जड़ी बूटियाँ गिल्टियों के लिए मुअस्सर हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई रोल है नहीं। सर, गिल्टियों से प्रिवेंशन कैसे की जा सकती है? इसकी कोई प्रिवेंशन है? प्रिवेंशन तो कोई भी नहीं है, यानी आप जो रीज़न हमने डिस्कस किए हैं, आप उसमें ना आप फैट को रोक सकते हैं, ना स्पेशियस ग्लैंड को इस तरह रोक सकते हैं कि उसकी डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, ना कैंसर की ऐसी चीज़ें हैं जो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। जिसको ये गिल्टी बननी है उसकी बननी है, गॉड नोज बेटर। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जेनेटिक्स में हैं, जो कुछ फेमिलियल हैं, कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, कुछ हार्मोनल फैक्टर्स हैं, वो मिल के ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर एक पेशेंट ऐसा है जो मतलब एक्सपोजर है ऐसी चीज़ को जो इरिटेंट है, और पेशेंट की जिस्म पे वो ये स्वेलिंग काज कर सकता है, ठीक है, तो फिर जैसा ये सिलिका पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो जब जिस्म में जाएंगे तो वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो लेकिन कोई ऐसा कोई रेमेडी है नहीं जिससे आप कहें जी कि कोई भी गिल्टी जिस्म पे ना बने। सर, इन मरीज़ों के लिए आपका पैगाम क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि किसी चीज़ को बिल्कुल लाइट ना लें, ठीक है। अगर एक प्रॉब्लम ऐसी फील हो रही है कि आप फील करें कि जी स्वेलिंग बन रही है, तो उसको थोड़ा सा ओपिनियन ले लें, और अगर वो स्वेलिंग रैपिडली साइज में बढ़ रही है, या वो हार्ड है, या वो सर्जरी के बाद दोबारा हो गई है, या कोई ऐसा डॉक्टर साहब कोई भी आपको बताते हैं कि ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकती है, तो फिर उसमें उसकी मैनेजमेंट कराने में वो सुस्ती नहीं करनी चाहिए। वरना कैंसर जिस तेज़ी से फैलता है स्पेशली, उसका फिर सबको पता ही है, और उसकी मैनेजमेंट फिर उतनी मुश्किल हो जाती है जितनी पहले वो आसान नज़र आ रही होती है। आपकी वसातत से हमारे जितने भी सामीन हैं उनको हम ये मैसेज देने में कामयाब हो जाते हैं कि कोई भी चीज़ जैसी जो सर्जिकल एंटिटी है या जो हार्मफुल हो सकती है, उसके लिए जो फौरी रेमेडी है वो ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।